Hello students, welcome to DCM classes. Today we'll be solving the next set of questions जो कि हमने कल सॉल्व किए थे। कल अगर आपको पता नहीं हो तो हमने सॉल्व किया था 24 जून 2022 शिफ्ट 1 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। और कल मैंने आपको समझाया भी था कि आपको किस तरह से अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं। तो ये बच्चे जो क्वेश्चन हैं वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं मैथमेटिक्स के, और फिर उसके बाद फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स लेंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे ही डेली डेली मैं क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करता हूँ, और आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा अपने अगले एग्जाम के लिए, है ना। और उसके फॉर्मूले आप रिवाइज करते रहिए, और फॉर्मूले अगर आपको और चाहिए, मतलब आपको शॉर्ट नोट्स और वो सब चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, करते हैं। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू k पाई क्यूब व्हेन x बिलोंग्स टू R इज। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, एक बिलोंग्स टू आर, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि tan इनवर्स एक्स जो होता है, tan इनवर्स एक्स की जो मतलब कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये -π/2 से लेके π/2 तक के बीच में लाई करता है। अब इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा आता है, ऐसा ग्राफ आता है, ऐसे जाता है ना। ये होता है -π/2 और ये होता है π/2। अब यहाँ पर क्या है कि इस इधर पहली बात तो आप ये देख लो कि इसका ना, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है। मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले tan इनवर्स एक्स को t ले लेता हूँ। तो यहाँ पे और दूसरी चीज मुझे क्या यूज करनी पड़ेगी, यहाँ पर tan इनवर्स एक्स एक प्रॉपर्टी होती है, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर tan इनवर्स एक्स को अगर मैंने t ले लिया तो ये इक्वेशन बन जाएगी t³ प्लस π/2 माइनस t होल क्यूब इज इक्वल टू k पाई क्यूब। क्लियर है। अब मैंने इसको एफ ऑफ टी मान लिया, मान लीजिए मैंने इसको एफ ऑफ टी मान लिया, तो एफ ऑफ टी विल बी इक्वल टू t³ प्लस π/2 माइनस टी होल क्यूब माइनस k पाई क्यूब। अब इसको, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एफ डैश टी, फिर इसको जीरो करना पड़ेगा, तो एफ डैश टी इज इक्वल टू जीरो कर देता हूँ मैं। तो एफ डैश टी इज इक्वल टू जीरो करने पर मेरे पास क्या आएगा, 3t² प्लस 3 इंटू π/2 माइनस टी होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर क्या हुआ, t², यहाँ माइनस भी आएगा माइनस टी, ठीक है। जब t² इज इक्वल टू π/2 माइनस टी होल स्क्वायर आ गया, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू π/2 माइनस टी। तो यानी कि t इज इक्वल टू क्या हो गया, मेरे पास π/4 आया। अब π/4 पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी या फिर मिनिमम वैल्यू आएगी मुझे तो पता नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एफ डबल डैश टी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। एफ डबल डैश टी मेरे पास क्या आता है, दिस विल बी इक्वल टू 6t माइनस 6 इंटू π/2 माइनस टी इंटू -1, यानी कि 6t माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6π/2 माइनस प्लस माइनस, तो ये -60 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गए, तो यानी कि 3π हो गया विच इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब एफ डबल डैश टी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब t इज इक्वल टू π/4 पर मेरे पास मिनिमम वैल्यू आएगी। तो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं पहले, t इज इक्वल टू π/4 पर। π/4 पर जो मिनिमम वैल्यू है वो अगर हम कैलकुलेट करें तो ये क्या होगा, इस इक्वेशन में डालेंगे आप। तो यहाँ पर क्या होगा, π³/4³ प्लस π/2 माइनस π/4 होल क्यूब इज इक्वल टू k पाई क्यूब। यहाँ पर क्या हुआ, π³/4³। अब π/2 माइनस π/4 भी π/4 ही होता है, तो ये हो गया आपका π³/4³ इज इक्वल टू k पाई क्यूब। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी, k इज इक्वल टू 2/4³, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 2 2 4, 1/32। तो k की वैल्यू आपके पास 32 आ गई, एक तो वैल्यू आ गई आपके पास, यानी कि आप यहाँ पर दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। इधर इसके साथ दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, यानी कि आपके पास आप कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, ये वाला और एक ये वाला।
ए या फिर डी में एक आंसर होगा। तो यानी कि ये कह रहा है, ये चाहता है कि आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी निकालो, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो आपने निकाल दी है, यहाँ पर पाई/4 पर आ गई है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, मैक्सिमम वैल्यू -π/2 पर होगी। तो -π/2 पर मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, हम निकाल लेते हैं फटाफट, इसमें क्या है। तो मैक्स वैल्यू जो होगी वो t इज इक्वल टू -π/2 पे होगी। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेंथी क्वेश्चन कैलकुलेशन। तो यहाँ पर ये क्या होगा, -π³/2³ प्लस π/2 प्लस π/2 होल क्यूब इज इक्वल टू k π³। तो यानी कि क्या हुआ, ये -π³/8 प्लस π³ इज इक्वल टू k π³। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, 7π³/8 इज इक्वल टू k π³। तो यानी कि k की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 7/8 आ गई। तो ये आपका, तो यहाँ पर आपके पास रेंज आ चुकी है मैक्सिमम से लेकर मिनिमम तक की। तो यहाँ पर आपके वो जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1/2 से लेकर 32 से लेकर 7/8। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Now what is your next question? The next question is, if s is equal to √n सच दैट n लाइज बिटवीन 1 to 50 और n की वैल्यू है ऑर्डर। तो यानी कि n की वैल्यू होनी चाहिए हमारी 1 3 5 7 9 अप टू 49। 49 लास्ट नंबर है जो ऑड होगा, और s की वैल्यू होगी हमारी √n। तो यहाँ पर पहली बात तो हमें जो निकालना है, सॉल्व करते हैं डायरेक्ट इसको। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, सिग्मा a बिलोंग्स टू s डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बच्चों को बताता हूँ अपने क्लास में, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पता नहीं इसको जेई में इनको क्या प्यार है इससे, क्योंकि ये जितनी कई बार देखा गया है, पिछली बार भी अगर 2021 में आप देखोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट इज इक्वल टू जो प्रॉपर्टी होती है ना, मॉड ए पावर n-1, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। ये तो क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, वेयर n क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इधर क्या है 3, क्योंकि 3/3 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आपके पास जो इसकी वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, ये होगा मॉड ए पावर 3-1 विच इज इक्वल टू 2। अब आपका जो यहाँ पर जो चीज बनती है, जो आपको करना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, मॉड ए। तो निकाल लेते हैं फटाफट, इसमें क्या है। तो मॉड ए इज इक्वल टू 1 0 a -1 1 0 -a 0 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 इंटू 1 हो गया, -0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो प्लस a इंटू 0 प्लस a हो गया। तो यहाँ पर 1 + a² हो गई डिटरमिनेंट मॉड a की वैल्यू। तो यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट जो वैल्यू हो गई वो आपकी 1 + a² होल स्क्वायर हो गई। चलो भाई, एक चीज तो आ गई। अब सिग्मा a बिलोंग्स टू s से लेके डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट विच इज मॉड ए पावर, विच इज मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, दिस इज 1 + a² होल स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a की वैल्यू क्या है, √n है, मतलब n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 135। तो ये क्या होगा, 1 + √1 होल स्क्वायर प्लस 1 + √3 होल स्क्वायर प्लस 1 + √5 होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू ये कहाँ तक जाएगा, 1 + √49 होल स्क्वायर। सॉरी, ये ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप क्या, ये चीज क्या हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू योर 2² प्लस 4² प्लस 6² प्लस 8² प्लस एंड सो ऑन अप टू 50² हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, ये 2² अगर आप कॉमन ले लेंगे तो दिस विल बी 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस एंड सो ऑन अप टू ये 25² हो जाएगा। अब ये क्या है, ये सम है। आपको 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस एंड सो ऑन अप टू n² का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दिस फॉर्मूला इज n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6 होता है, और n की वैल्यू यहाँ पर 25 है। तो ये हो जाएगा 2² इंटू 25 इंटू 26 इंटू
51/6 और 2 स्क्वायर की वैल्यू है 4। तो यहाँ पर आप निकाल लो इसको। तो 50 × 26 × 17, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 221 हाँ 0021725। हाँ ठीक है 22100, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 221 × 100। अब ये आपको गिवन है क्वेश्चन में कि दिस इज इक्वल टू 100 लैम्डा। 100 आप कैंसिल कर दो, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई 221। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज योर 10th क्वेश्चन है, योर 10th क्वेश्चन। For the function f of x is equal to this greater than where x greater than 1, which one of following is not correct पूछा है हमसे। इस पर ध्यान देना जरूरी होता है, कभी कभी इस पर ध्यान नहीं देते बच्चे तो करेक्ट वाले गलत ऑप्शन चूज कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब पहले तो हमें जब चारों ऑप्शन आप देखेंगे ना तो तीसरे ऑप्शन को छोड़ के इसमें आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करना है सबसे पहले तो, और इसके सॉल्यूशंस चेक करना है। तो पहले तो ये देख लेते हैं इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए पहले तो हम एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा, 1/x-1 -4x+4 हो गया। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होता है आपका 1/x-1 -x+1 इज इक्वल टू 0 पर। यानी कि क्या हुआ, x-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यानी कि x-1 इज इक्वल टू +or-1, यानी कि x इज इक्वल टू, जब +1 लेते हैं आप तो x की वैल्यू 2 आएगी या फिर x की वैल्यू 0 आएगी, है ना। तो x की वैल्यू 2 या फिर 0 आ रही है। अब एक्चुअली में जो हम देखते हैं, इसको देखेंगे ना, जब इसको देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर इस फंक्शन को अगर हम देखें, जो फंक्शन है ना ये एफ डैश एक्स, अगर मैं इसको देखूं तो एफ की वैल्यू मेरी 4 × 1/x-1 -(x-1) आएगी। यानी कि क्या क्या है कि ये 4 × 1 -(x-1) होल स्क्वायर अपॉन x-1 होगा। तो जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि x1 तो हो नहीं सकता, है ना, 1 नहीं हो सकता। तो यानी कि x इज इक्वल टू 2 है। तो x इज इक्वल टू 2 ये है मेरी एक्चुअल वैल्यू, यानी कि x इज इक्वल टू 2 पर मेरा ग्राफ कंटिन्यूस है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है, तो यानी कि मैं ये देखूंगा कि x इज इक्वल टू 2 पर ये मैक्सिमम, x इज इक्वल टू पर ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है या मिनिमम वैल्यू रखता है। तो अगर मैं f डबल डैश एक्स कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, -4/x-1 होल स्क्वायर -4 आ गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये दोनों ही नेगेटिव है, यानी कि ये लेस देन 0 है। तो इसका मतलब मेरे पास एट x इज इक्वल टू 2 मैक्सिमम वैल्यू आएगी। यानी कि अब मेरा जो ग्राफ है वो माइनस एक्स की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो यानी कि मेरा जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसा, यहाँ से गया और ये गया और ये गया। तो यानी और यहाँ पर जो x इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पर मेरी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब कि मेरे पास f इज इंक्रीजिंग इन 1 to 2। 1 पे तो इसकी वैल्यू आ नहीं रही, तो यानी कि 1 के ऊपर तो ये इंक्रीजिंग इन 1 to 2 और यहाँ से इन्फिनिटी तक जा सकता है। यहाँ पे f इज इंक्रीजिंग इन 1 to 2 एंड डिक्रीजिंग इन 2 से इन्फिनिटी, ये तो करेक्ट है। एफ एक्स इज इक्वल टू -1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 है एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 रख दिया हमने तो ये एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं इसी, क्योंकि ये और ये 2 पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यानी कि इसका मतलब इसके 2 सॉल्यूशंस तो हो सकते हैं, ये भी करेक्ट है।
एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज ए रूट इन द इंटरवल ई से ई कॉमा 1। हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें भी रूट हो, इसमें एक रूट तो हो सकता है कि ई की वैल्यू ई से ई का 1 का जो इंटरवल है, ई प्लस 1 का इंटरवल है, उसमें एक रूट जरूर हो सकता है इसका। लेकिन वो चेक करने से पहले हम सी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले। तो एफ डैश ई माइनस एफ डबल डैश 2। अब यहाँ पर क्या हुआ, एफ डैश ई की वैल्यू जो होगी, एफ डैश ई माइनस एफ डबल डैश 2 जो होगा वो क्या होगा, 4 बाई ई माइनस 1 माइनस 4 ई प्लस 4 माइनस एफ डबल डैश 2 इज, एफ डबल डैश 2 इज व्हाट, माइनस 4 बाई 1 स्क्वायर माइनस 4, यानी कि -4 -4 -8 +8 हो गया ये, यानी कि 4 अपॉन ई माइनस 1 माइनस 4 ई प्लस 8 प्लस 12 हो गया ये। यानी कि यहाँ पर अब इसको आप देखेंगे ना, तो ई माइनस 1 ये जो फंक्शन आएगा, ये जो वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0 आएगी, क्योंकि ई की वैल्यू जो होती है वो 2.718 होती है ना। 2.718 होती है, तो 2.718 इज 1, यहाँ पर माइनस आएगा, और ये 2.7 इंटू 4 अगर आप देखेंगे, 2.7 इंटू 4 तो 10.8 समथिंग आ रहा है, 10.8 लेस है 12 से, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये तो ग्रेटर देन 0 हो गई, है ना। और 4 बाई ई माइनस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर क्या हुआ, समथिंग मतलब पॉजिटिव में ही आएगी, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि ई की वैल्यू 2.718 होती है। तो इसका मतलब एफ डैश ई माइनस एफ डबल डैश ई, अगर आप एफ डबल डैश 2 अगर आप देखेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, ना कि लेस देन 0 आएगा। तो इसका मतलब जो आपका जो ऑप्शन सी है ना, इसमें है गड़बड़ी, तो ऑप्शन सी इज योर रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको ई की वैल्यू पता है तो, और ई की वैल्यू एक बेसिक वैल्यू है जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए। ई की वैल्यू 2.718 होती है, ये पता होनी चाहिए, एक बेसिक कांस्टेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, if the tangent at the point x1 y1 on the curve passes through the origin, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, दिस इज योर कर्व, कोई भी कर्व मान लीजिए, ये एक टेंजेंट है एट x1 y1, अब ये क्या कर रहा है, ये एट x1 y1 और ये 0,0 से पास कर रहा है, देन x1 y1 डज नॉट लाई ऑन द कर्व। अच्छा, ये मुझे लगता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, और इसको मैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन को ही यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैंने इस टेंजेंट का स्लोप m मान लिया, तो पहली बात तो इसका स्लोप y1/x1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पासिंग टू द ओरिजिन, और इसके ऊपर x1 y1 लाई करता है, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि y1 इज इक्वल टू m इंटू x1 हो जाएगा, यानी कि m की वैल्यू y1/x1 हो जाएगी। करेक्ट। अब दूसरी चीज क्या है कि क्योंकि ये टेंजेंट है इस कर्व का, तो dy/dx अगर मैं करूंगा, dy/dx एट x1 y1, तो मेरे पास तब भी स्लोप की वैल्यू आएगी। तो dy/dx करते हैं सबसे पहले, तो ये 3x² प्लस 6x हो जाएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, dy/dx एट x1 y1 अगर मैं निकालता हूं, तो ये वैल्यू होगी मेरी m की वैल्यू, यानी कि 3x1² प्लस 6x1, ये मेरा m स्लोप हो गया, यानी कि y1/x1 इज इक्वल टू 3x1² प्लस 6x1, ये हो गया है। अब यानी कि यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो अच्छा, पहली क्वेश्चन तो मेरे पास ये आ गई है, इसको सॉल्व कैसे करूंगा, मुझे x1 y1 निकालना है। तो पहली बात तो अच्छा, एक और चीज ये है, क्योंकि x1 y1 कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि y1 विल बी इक्वल टू x1³ प्लस 3x1²
+5, ये लंबा होने वाला है भैया, तो कोई बात नहीं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। x1³ प्लस 3x1² प्लस 5 अपॉन x1 विल बी इक्वल टू योर 3x1² प्लस 6x1। तो यानी कि x1³ प्लस 3x1² प्लस 5 इज इक्वल टू 3x1³ प्लस 6x1²। तो यानी कि मेरे पास इस ये इक्वेशन क्या बनी, 2x1³ प्लस 3x1² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी है मेरी। अब क्वेश्चन आता है कि इसको सॉल्व करने का, तो यहाँ पर हम सॉल्व करने के लिए रूट्स निकालने पड़ेंगे। तो 2x1³ प्लस 3x1² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें पहले आप क्या करेंगे, सब ट्रायल एंड एरर करके देखो। x1 की वैल्यू अगर मैंने 1 डाली तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब x1 माइनस 1 मेरा एक फैक्टर है इसका, x1 इक्वल टू 1 इज ए रूट। अब दूसरा रूट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर थ्योरम यूज करूंगा। रिमाइंडर थ्योरम कैसे हम यूज करते हैं, 2 3 0 माइनस 5। अब यहाँ पर मेरा एक रूट 1 है तो मैंने 0 डाल दिया, 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 5 हो गया, 1 5 ज़ा 5, 5 हो गया, और 1 5 ज़ा 5, ये यहाँ पर आपका 0 हो गया। अब यहाँ पर जो आपकी बची हुई इक्वेशन बनी वो यहाँ पर क्या बनी, दिस इज इक्वल टू 2x1² प्लस 5x1 प्लस 5। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी हमारी। तो अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है x, ये फैक्टर्स क्या बने, x1 माइनस 1 इंटू 2x1² प्लस 5x1 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब एक वैल्यू x1 इज इक्वल टू 1 हो गई, x1 इज इक्वल टू 1 है तो y1 की वैल्यू मेरी क्या आएगी, y1 की वैल्यू आएगी 1 प्लस 3 प्लस 5, मतलब मैंने इक्वेशन 2 में डाला है, y की वैल्यू तो ये 9 आ गई। यानी कि एक पॉइंट जो 1,9 है, ये पॉइंट मेरा x1 y1 1,9 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इन चारों कर्व में से सेटिस्फाई करके देख लेता हूँ कि कौन सा कर्व सेटिस्फाई कर रहा है, वही मेरा कर्व, वही मेरा आंसर होना चाहिए। अब पहला वाला देखता हूँ मैं, पहले वाले में क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 1 प्लस 9² बाई 81। अच्छा, इसने पूछा है विच डज नॉट लाई ऑन द कर्व, डज नॉट लाई ऑन द कर्व, यानी कि ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला है आपका 9/9² विच इज 9 माइनस 1 8, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखते हैं, दिस इज 9 इज इक्वल टू 4 प्लस 5, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये है आपका 1/3 माइनस 9², ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आपका जो आंसर है वो डी होना चाहिए, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दिस इज योर आंसर। ये तो क्वेश्चन इस तरह का था। तो ये हो गया आपका 10th वाला 11th वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। दिस इज योर 12th क्वेश्चन, द सम ऑफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन लाइज दिस फंक्शन इन द इंटरवल 0 to 1। अच्छा, पहले तो इस फंक्शन को देख लेते हैं। ये फंक्शन है ना, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x² प्लस 3x माइनस 2। 2x² प्लस 3x माइनस 2 अगर आप देखें तो बहुत सिंप्लीफाइड वे में लिख रहा हूँ मैं इसको। 2x² प्लस 3x माइनस 2 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2x² प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यानी 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज सेम एज 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 मॉड्यूलस प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है ना। या फिर इसको मैं और इजीली लिख सकता हूँ कि दिस कैन बी रिटन एज साइन 2x अपॉन 2। अब इंटरवल हमें दिया है कि यहाँ पर क्या है ना, कि यहाँ पर इसकी जहाँ पर ये साइन चेंज करेगा ये फंक्शन, वो एक तो होगा x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू -2। पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इंटरवल आपको जो दिया हुआ है वो इंटरवल ही आपको 0 से लेके 1 का दिया हुआ है, 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड है। तो बस हाफ की वैल्यू आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, x इज इक्वल टू -2 तो पिक्चर से ही बाहर हो गया। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू हाफ आपका टर्निंग
पॉइंट होगा जहाँ पर डिफाइन करने वाला पॉइंट होगा। तो यानी कि आपका दो इंटरवल आप डिफाइन करेंगे, एक तो आपका 0 से लेके x लेस देन हाफ, और दूसरा जो इंटरवल होगा वो होगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ। अब x जब 0 से लेके हाफ के बीच में लाई करता है तो उसके केस में 0 से लेके हाफ तक देखो आप, तो यहाँ पर इसका मतलब x की वैल्यू कम होगी, यानी कि ये फंक्शन जो होगा ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि ये जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू योर 1 - 2x इंटू एक्स प्लस टू, या इसको आप और सिंपली लिख सकते हो, लिखना चाहो तो दिस इज -2x - 1 इंटू एक्स प्लस टू प्लस साइन 2x अपॉन 2। ठीक है। अब यहाँ पर और ऐसे ही मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स ग्रेटर देन हाफ पे अगर लिखूँ तो ये जो वैल्यू होगी मेरी होगी 2x - 1 इंटू एक्स प्लस टू प्लस साइन 2x/2। क्लियर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है ना, हमें ये देखना है कि 1/2 जो वैल्यू है ये एक्चुअली वैल्यू है क्या। इस वैल्यू पे जो फंक्शन है ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखेगा या फिर मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। अब हमें क्या करता है, हमें पता है एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में सुना है हमने कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अगर आपकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स, अगर इसकी वैल्यू जो होती है एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है तो इसका मतलब वहां पर हमारा तो हमारा मिनिमा होता है। ठीक है, ऐसा होता है ना कि ये अगर ग्राफ है हमारा, अगर यहाँ पर आपकी ये एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, और यहाँ पर आपकी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका मिनिमम लाई कर रहा है। अगर ऐसे ही आपका कर्व यहाँ मैक्सिमम होता है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो आपकी लेस देन 0 होगी। तो इसका मतलब मिनिमा के लिए मिनिमा है या मैक्सिमा है एक्स इज इक्वल टू हाफ पे, वो आप यहाँ पर चेक करोगे। तो पहले तो मैं एफ डैश एक्स निकाल देता हूं। एफ डैश एक्स अगर निकालेंगे आप यहाँ पर तो भाई साहब, तो यानी कि माइनस ऑफ हो जाएगा आपका 4x + 3 प्लस cos 2x। और अगर मैं एफ डैश हाफ पर निकालूं तो ये हो जाएगा -5 प्लस cos 2x प्लस cos 1। अब cos की वैल्यू कभी भी 1 और -1 के बीच में लाई करती है, तो ये तो वैल्यू आपकी हमेशा ही लेस देन 0 होने वाली है। तो यानी कि पहली बात तो आपका एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, यहाँ पर लाइक ये है पहला, एक्स लेस देन हाफ पर। एक्स ग्रेटर देन हाफ पर देख लेते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4x + 3 प्लस cos 2x। अब एफ डैश एक्स जब आप ग्रेटर देन हाफ रखेंगे तो ग्रेटर देन हाफ पर तो इसकी जो वैल्यू है 4x + 3 है ना, तो ये तो आपकी वैल्यू लेस देन, मतलब इससे अगर कम रखा आपने, एफ डैश एक्स एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन हाफ रखी आपने, तो ये वाली वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो यानी कि आपका जो फंक्शन हो रहा है वो चेंज किस तरह से हो रहा है, इस तरीके से चेंज हो रहा है, यानी कि आपकी x इज इक्वल टू हाफ पर जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है। एट x इज इक्वल टू हाफ वी हैव द मिनिमम वैल्यू। क्लियर। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू हाफ पर मिनिमम वैल्यू आ गई। अब सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। अब क्या है कि हमें ये नहीं पता, अब कर्व जो है हमारा इस तरीके से जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है। अब हमें पता नहीं ना कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी 0 पर है या 1 पर है। मिनिमम वैल्यू तो हमने निकाल ली हाफ पर है, तो हमें 0 और 1 दोनों पे ही चेक करना पड़ेगा। अगर हम 0 पर देखें तो एट x इज इक्वल टू 0, तो हमारी जो वैल्यू आती है ऑफ एक्स की वो क्या आएगी, वो आएगी 0 कहाँ पर है, 0 ग्रेटर देन हाफ पर नहीं, लेस देन हाफ पर है पहले वाले में, तो x की वैल्यू डालते हैं, x के लिए 0 डालते हैं, तो ये आएगा आपका 2 × -1 2, 2 + 0, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, साइन 0 इज 0। और दूसरा x की वैल्यू 1 डालते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 है, अगर वो ग्रेटर देन हाफ है तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आएगी ऑफ एक्स की, 2 - 1 इंटू 2 + 1 प्लस साइन 2/2। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये हुआ आपका, अब यार
तो एफ डैश एक्स की वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू नहीं, सही तो कर रहा था मैं, सॉरी। तो ये हो गया आपका एक्स की वैल्यू 1 में कंफ्यूज हो गया। एक्स की वैल्यू अगर आपने 1 डाली तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, जब एक्स ग्रेटर देन हाफ है तो 1 इंटू 2 + 1 इज 3 प्लस sin 2/2, यानी कि 3 + sin 2/2 आ रहा है, जो कि ज्यादा बड़ा है 2 से। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 पे मेरी वैल्यू आएगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू जो होगी x इज इक्वल टू हाफ पे होगी। तो यानी कि मेरा जो वैल्यू होगी यहाँ पर एफ ऑफ हाफ विल बी इक्वल टू योर 0 प्लस sin 1/2, यानी कि sin of 1/, ये वैल्यू हो गई। तो यानी कि मेरी जो सम होगा, सम ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा प्लस मिनिमा, जो वैल्यू होगी वो होनी चाहिए मेरी 3 + sin 2/2 प्लस sin 1/2। वैसे तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 1 + 1/2 इंटू sin 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 sin 1 cos 1 प्लस ये sin 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 + 1/2 इंटू sin 1 इंटू 1 + 2 cos 1। तो यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा, बी आंसर है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं मतलब, लेकिन केयरफुल जजिंग मांगते हैं। ऐसा नहीं है, मैं तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये एक्चुअली आप खुद सॉल्व करेंगे तो बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। पर आपको मतलब ये मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है, डिटेल नॉलेज मांगते हैं आपकी, मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि कैसे मैक्सिमम निकालना है, नॉर्मल मिनिमा, मतलब बेसिक जो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के जो तरीके हैं उनसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं ये, मतलब अलग डेरिवेटिव टेस्ट, अगर ये सब जो डीप के जो डेरिवेटिव टेस्ट होते हैं बेसिक बेसिक, ये भी आपको पता होने चाहिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ आई इज इक्वल टू 1 to n where n is an even integer is an arithmetic progression with common difference 1, this is 192, this is 120, then n is equal to 1। अब यहाँ पर सिंपल एपी वाला क्वेश्चन है शायद ये। तो यहाँ पर सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n ए आई इज इक्वल टू 192 दिया हुआ है। तो इसको मैं अगर एक्सपेंड करूंगा तो ये होगा a1 + a2 + a3 सो ऑन एंड सो ऑन an इज इक्वल टू 192। और दूसरी चीज जो हमें दी हुई है वो है i इज इक्वल टू 1 से लेके n/2 तक a2i इज इक्वल टू 120। यानी कि ये क्या है, a2 + a3। अच्छा, n इवन है, एक यहाँ पर इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि n इवन है, तो यानी कि 2 होगा, 4 होगा, n इवन इंटीजर है, तो यहाँ पर a एक तो 2 होगा, यानी कि n/2 तक जा रहा है ये। तो i की वैल्यू अगर मैंने 1 रख दी तो 2 आएगा, i की वैल्यू अगर 2 रख दी तो a4 आएगा, और 3 रख दी तो a6 आएगा, ठीक है, 4 रख दी तो a8 आएगा, सो ऑन एंड सो ऑन। कहाँ तक जा रहा है, ये n/2 तक जा रहा है, यानी कि an तक जा रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 120। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसको अगर आप देखेंगे तो इसका जो सम होगा वो होगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, दिस इज इक्वल टू 192। ये पहली इक्वेशन हो गई आपकी। यहाँ पर आप देखें तो ये टर्म्स है ना, ये इवन टर्म्स है बस, 2 4 6 8 अप टू n। तो एक्चुअली ये तो है n/2 टर्म्स, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि n/2 टर्म्स है टोटल। तो यहाँ पर इसका जो सम होना चाहिए वो होगा n/2/2
इनटू फर्स्ट टर्म a2 प्लस लास्ट टर्म an इज इक्वल टू 120। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या होगा, a1 प्लस an फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है 192 इंटू 2/n, और सेकेंड इक्वेशन से क्या आया a2 प्लस an विच इज a1 प्लस 1, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस 1, क्योंकि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पर बोला है कि कॉमन डिफरेंस 1 है ऊपर, तो a1 इज इक्वल a1 प्लस 1 प्लस an इज इक्वल टू n बाई 4, तो 120 इंटू 4/n। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ये वाली जो इक्वेशन आई मेरे पास, ये तो पहली इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन आई ये वाली क्या हुई, a1 प्लस an इज इक्वल टू, या नहीं कर रहा मैं क्या करूंगा, मैं करता हूँ 2 माइनस 1 कर देता हूँ, इससे कि आसानी से सॉल्व हो जाए। 2 माइनस 1 विल बी इक्वल टू वॉट, 480 बाई n माइनस 384 बाई n इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब यहाँ पर मेरे पास 480 माइनस 384 जो आप करेंगे, तो 480 माइनस 384 आपके पास आएगा 96 अपॉन n इज इक्वल टू 1 आ गया, n की वैल्यू 96 आ गई। तो दिस इज योर आंसर, n की वैल्यू 96 आ जाएगी। ये आपका आंसर सॉल्व हो चुका है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, ये बहुत मुश्किल नहीं है। अगर ये तो बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर था, अगर आपको ये आता है तो आप ये कर लेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको नहीं आता, सभी को आता है। अगर नहीं आता है आपको, सीरीज सीक्वेंस सीरीज नहीं आता, तभी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इजी की कैटेगरी में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्वेश्चन इज if x is equal to x of y is the solution of the differential equation x of 1 is equal to 0, then x of e is equal to what? अब ये जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज dx by dy माइनस 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 इंटू ई पावर वाई। अब ये क्या है ना, ये अगर आपको याद होगा कि मतलब जैसे मैंने तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन जब कराता हूँ मैं बच्चों को अपने क्लास में, तो उसमें बताता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक फंक्शन होता है, मतलब वाई एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्व होता है, जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आपका ई पावर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर। और जिसका सॉल्यूशन होता है वो आप निकाल लेते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। ये एक बेसिक चीज है। पर यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ना ये चीज़ों में चेंज कर देते हैं, जैसे ये चीज़ यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई कर देते हैं, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, ऐसे कर देते हैं। तो एक्स और वाई में रिप्लेसमेंट हो जाता है। ये बाकी ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला ही मेथड, तो इसमें कोई भी मेथड नहीं है। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले मेथड से ही यूज सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास ई पावर माइनस 2 अपॉन वाई डी वाई, ये हो गया आपका, ये है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, दिस इज माइनस 2 एल एन वाई ई पावर, तो दिस इज इक्वल टू ई पावर एल एन वाई पावर माइनस 2 ई, ये सेम है तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो 1 बाई वाई स्क्वायर आ गया। तो यानी कि आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एक्स सॉल्यूशन इज एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज 1 बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल g of y which is y square into y plus 1 into e power y into integrating factor is 1 by y square dy। क्लियर। ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया, x by y square is equal to इंटीग्रल y plus 1 into e power y dy।
अब ये अगर आप देखेंगे तो ये क्या है ना, ये वो वाला फॉर्म है, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई पावर एक्स डी एक्स, जिसका आंसर होता है ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अगर आप देखें तो, अगर आपको ये चीज पता होगी तो, बेसिक है, एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में। तो अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं निकालूंगा नहीं, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मतलब ऑनलाइन पूछ सकते हैं, और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके दे दूंगा ये क्यों होता है ऐसा। पर एक बेसिक आइडेंटिटी है, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये हो गया आपका एफ ऑफ वाई वाई, और ये हो गया एफ डैश वाई वन। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वाई इंटू ई पावर वाई प्लस सी। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है कि जब व्हेन वाई इज इक्वल टू वन होता है तो एक्स की वैल्यू जीरो होती है। तो यानी कि जीरो इज इक्वल टू वन इंटू ई प्लस सी, यानी कि सी की वैल्यू आपकी माइनस ई हो गई। तो आपका जो फंक्शन बना ना, ये फंक्शन बना एक्स बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू ई पावर वाई माइनस ई। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, जब x की वैल्यू e होती है तो y की वैल्यू क्या होती है, व्हेन x इज इक्वल टू e, तो सॉरी, जब y की वैल्यू आपकी e होती है तो x की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू इज e, तो x बाई ई स्क्वायर इज इक्वल टू e इंटू ई पावर y माइनस ई हो गई। तो यानी कि ये क्या हुआ, x की वैल्यू भाई आपकी ई स्क्वायर इंटू ई पावर ई माइनस वन, यानी कि क्या आया, ई क्यूब इंटू ई पावर ई माइनस वन। तो आपका आंसर आया ए। एक्स इज इक्वल टू ई क्यूब इंटू ई पावर ई माइनस वन। तो ओके, 14th क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर हम चलते हैं 15th क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है 15th वाला, लेट लैम्डा एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू म्यू बी ए टेंजेंट टू द हाइपरबोला देन दिस इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, ये तो डायरेक्ट कंडीशन है। अगर मैंने, वैसे मैं अपने क्लासेस में स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज है। इफ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस टेंजेंट, अगर ये टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट टू इस टाइप का हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, तो कंडीशन होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये, अब यहाँ पर मेरा काम क्या है कि मुझे पहले तो टेंजेंट की जो इक्वेशन गिवन है, तो उसको मैं पहले, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, यानी कि लेमडा एक्स माइनस म्यू इज इक्वल टू टू वाई, यानी कि वाई इज इक्वल टू लेमडा एक्स अपॉन टू माइनस म्यू अपॉन टू। ये मेरी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, यानी कि अगर इसको मैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूँ तो एम की वैल्यू आ गई मेरी लेमडा अपॉन टू, और सी की वैल्यू हो गई माइनस म्यू अपॉन टू। अब यहाँ पर अब आता है पैराबोला का खेल। तो सॉरी, हाइपरबोला का खेल। तो हाइपरबोला में की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर मेरा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर की वैल्यू तो बी स्क्वायर है, कंपेयर कर रहा हूँ इससे, ऊपर वाले से, है ना। तो यहाँ पर जब मैं कंडीशन लगाऊंगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आएगा, म्यू स्क्वायर अपॉन फोर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर की वैल्यू है लेमडा स्क्वायर अपॉन फोर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे क्या है, लेमडा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, लेमडा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दोनों तरफ फोर बाई बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा। तो फोर बाई बी स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू फोर बाई बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू लेमडा स्क्वायर बाई फोर
माइनस बी स्क्वायर इंटू 4/b² हो गया। तो यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास आया क्या, μ²/b²। और इसको इधर ले जाता हूँ तो λ² /a² माइनस μ²/b² इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो यानी कि मेरा जो आंसर है वो है डी। डिस्कशन सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर जिस तरह से मैंने क्लास में बच्चों को बताया है कि दिस कंडीशन इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट और इस पे इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ कंडीशन थी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आपको नहीं पता है इसका, आपको डेरिवेशन अगर आपको नहीं पता, वैसे मैक्सिमम बच्चे जो तैयारी कर रहे होंगे उनको पता ही होगा। अगर किसी बच्चे को ये नहीं पता है कैसे आता है, तो आप मुझे बेझिझक व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आता है ये। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। ओके, फिर अब 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 क्वेश्चन इज लेट ए वेक्टर ए कैप बी कैप बी द यूनिट वेक्टर, सिर्फ सी वेक्टर बी ए वेक्टर सच दैट द एंगल बिटवीन द ए कैप एंड सी वेक्टर इज, ये सी वेक्टर ओके। अच्छा, ए कैप बी कैप यूनिट वेक्टर है, सी वेक्टर यूनिट कैप वेक्टर नहीं है। ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए कैप एंड सी वेक्टर π/12 एंगल है एंड दिस कंडीशन दिया हुआ तो 6 सी मॉड स्क्वायर। अच्छा, अगर आप देखें ना तो एक बार जो 2021 में जो क्वेश्चन में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसमें होता क्या है कि इसमें जो कंडीशन दी होती है उसके हिसाब से आपको जुगाड़बाजी करनी होती है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाते हो। और इसमें जो जुगाड़बाजी करेंगे, देखते हैं क्या जुगाड़बाजी करते हैं इसमें। तो बी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस 2 इंटू सी वेक्टर क्रॉस ए कैप दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पर अगर मैं अच्छा, अगर मैं यहाँ पर सी वेक्टर डॉट बी कैप करता हूँ, तो ये सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो हो जाएगा, ये तो मेरे पास ये हो जाएगा मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए कैप। अब ये पता है कि ये आपको बॉक्स प्रोडक्ट होता है। बॉक्स प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर एक से आ जाए ना, तो उसकी वैल्यू 0 होती है, ये हमें पता है। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, यानी कि सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू हो जाएगी वो मॉड सी वेक्टर होल स्क्वायर हो जाएगी। तो पहली चीज तो मेरे पास ये आ गई है। अभी दूसरा मैं इसको एक बार और यूज करता हूँ, बी कैप माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 सी वेक्टर क्रॉस ए कैप कैन बी रिटन एज 2 मॉड सी वेक्टर। मॉड ए वेक्टर ए कैप 1 होता है, और मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर साइन ऑफ π/12, क्योंकि ए और सी के बीच में मुझे π/12 एंगल दिया हुआ है। π/12 अगर आपको पता नहीं हो तो π/12 इज इक्वल टू एक्चुअली 15 डिग्री होता है, इसकी वैल्यू भी होती है। तो साइन की वैल्यू √3 - 1/2√2 होती है इसकी। साइन π/12 लिख देता हूँ मैं, साइन π/12 इज इक्वल टू √3 - 1/2√2। ऐसा नहीं है कि अगर आपको एग्जाम में ये याद भी नहीं आती ना, तो ऑन द स्पॉट आप निकाल भी सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं। पर मैं आपको याद करने को रिकमेंड नहीं करूंगा, इसको इसको याद करने को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि पर्सनली मुझे भी याद नहीं रहती ये वाली चीज। तो अगर आप यहाँ पर अगर आप भूल भी जाते हो तो इसको आप डिराइव कर लो ऑन द स्पॉट, कोई कोई खास टाइम का अंतर नहीं लगेगा, मेंटली आप बहुत जल्दी डिराइव कर लोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ एक बार। तो बी कैप माइनस सी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 4 मॉड सी वेक्टर होल स्क्वायर, ए कैप 1 है तो ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर π/12 हो गया। अब लेफ्ट वाले पे आते हैं। लेफ्ट वाला क्या हुआ, बी कैप होल स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का मॉड होल स्क्वायर माइनस 2 बी कैप डॉट सी वेक्टर हो गया, इज इक्वल टू 4 मॉड सी वेक्टर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं वैल्यू डालूंगा √3 - 1/2√2 इसका होल स्क्वायर। बी यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 आएगी, और मॉड सी स्क्वायर
ये मॉड सी स्क्वायर हो गया, टू बी डॉट सी वेक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में, विच इज माइनस मॉड सी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मॉड सी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर देते हैं, दिस इज 3+1 माइनस 2√3 बाई 4 × 2। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये वाली चीज क्या हो जाएगी आपकी, 1 माइनस मॉड सी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब इसको कैंसिल बाजी कर देते हैं, इसमें 4 कैंसिल कर दिया, तो ये क्या होगा, ये मॉड सी स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 3+1 2, यानी कि ये 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 माइनस 2 माइनस √3 हो गया, 4/2 2, 2 कैंसिल हो गया। तो ये 1 माइनस मॉड सी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मॉड सी वेक्टर स्क्वायर माइनस मॉड सी वेक्टर, ऐसे नहीं करना, तो 1 इज इक्वल टू मॉड सी वेक्टर होल स्क्वायर इंटू 3 माइनस √3 हो गया ये, क्योंकि मॉड सी इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा। तो सी वेक्टर मॉड सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 माइनस √3 हो गया। यानी कि अब हमसे पूछा क्या गया है, इन्होंने पूछा है हमसे 6 सी वेक्टर का होल स्क्वायर। यानी कि 36 पूछा है आपसे, 36/3 माइनस √3, तो ये हो गया 36 × 3 + √3 अपॉन 9 माइनस 3, तो 6 × 3 + √3 आपका आंसर हो गया। है क्या कोई सा आंसर? हाँ, 6 × 3 + √3, तो आपका ये सी ऑप्शन हो गया, 6 × 3 + √3, तो ये आपका आंसर। तो 6 सी वेक्टर का मॉड होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 × 3 + √3, दिस इज योर आंसर। तो दिस इज विच क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिस सच दैट 3px = 0 p(x) = 1, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये जो कंडीशन है ना, इसको सेटिस्फाई कर लेता हूँ, इससे निकाल लेता हूँ कि क्या है, वैल्यू ऑफ ये निकालना है हमें। गिवन है 3p(x) = 0 p(x) = 1। अब देखो p(x) = 0 की वैल्यू क्या होगी, p(x) = 0 होगा आपका 33c0। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर, तो यहाँ पर हमारी p मतलब p सक्सेस मान लिया, तो 1 माइनस पी सक्सेस प्लस फेलियर, ये तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होता ही है, सक्सेस और फेलियर का जो सम होता है वो 1 होता है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 33c0 p(0) इंटू 1 माइनस पी होल पावर 33। तो यहाँ पर ये हो गया आपका दिस, ये p(x) = 0 है। अब p(x) = 1 क्या होगा, p(x) = 1 विल बी इक्वल टू 33c1 p(1) इंटू 1 माइनस पी होल पावर 33 माइनस 1, 33 माइनस 1 इज 32। तो ये हो गया आपका, मतलब अब इसमें दिया क्या हुआ है, इन्होंने ये दिया हुआ है कि 3p(x) = 0 इज इक्वल टू p(x) = 1। तो पहले तो इससे हमारी एक कंडीशन आएगी, वो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि 3 × 33c0 इंटू p(0) इंटू 1 माइनस पी होल पावर 33 इज इक्वल टू 33c1 इंटू p(1) इंटू 1 माइनस पी होल पावर 30।
हमें पता है 33C0 क्या होता है, वो 1 होता है, तो 3 और 33C1 33 होता है, 3/33 इज इक्वल टू P इंटू 1 - P होल पावर 32, P⁻0 इंटू 1 - P होल पावर 33 हो गया। तो यहाँ पर ये तो 1 होगा, तो यानी कि हमारे पास P/1 - P आ गया। और ये क्या हुआ, यहाँ से आपके पास क्या आया, 1/11 इज इक्वल टू P/1 - P। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - P इज इक्वल टू 11P आएगा, यानी कि 1/12 इज इक्वल टू P आ गया। तो P की वैल्यू आपके पास 1/12 आ गई। ओके, बढ़िया है। अब अपन क्या चलते हैं, P की वैल्यू जब हमने निकाल ली है, तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो हमें एक्चुअली में सॉल्व करना है। P ऑफ x इज इक्वल टू 15, दोबारा नहीं लिख रहा, P ऑफ x इज इक्वल टू 15/P ऑफ x इज इक्वल टू 18। तो ये जो आपकी वैल्यू होगी, पूरा जो एक्सप्रेशन होगा ये क्या होगा, 33C15 इंटू P⁻15 इंटू 1 - P होल पावर 33 - 15 कितना होता है, 18, और बाई P18 क्या होगा, 33C18 इंटू P⁻18 इंटू 1 - P होल पावर 15 हो गया, माइनस P ऑफ x इज इक्वल टू 16 क्या होगा, 33C16 इंटू P⁻16 इंटू 1 - P17 बाई 33C17 इंटू P⁻17 इंटू 1 - P होल पावर 16। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है भाई। तो अब यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे, माइनस कहाँ से आ रहा है यहाँ पे, ये चीजें मुझे जानना, कोई बात नहीं, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुई है, एक मिनट। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है, इसकी वैल्यू 33C15, क्योंकि हमें पता होता है NCR इज इक्वल टू NC n-R होता है, तो यानी कि 33C15 और 33C18 इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सॉरी, यहाँ पर ही मैंने यहाँ पर 15 होगा, यहाँ तो ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 - P/P होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 33C16 और 33C17 भी इक्वल होगा, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCn-R की वजह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 - P/P। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अब P की वैल्यू क्या है, 1/12, तो यानी कि 1 - 1/12 होल क्यूब माइनस 1 - 1/12 आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये हो जाएगा आपका 11 होल क्यूब माइनस 11, 11³/11 हो जाएगा। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी 11³ - 11, ये आप कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से, तो ये 1320 आएगी। क्योंकि मुझे आंसर पता है इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये 1320 आएगी इसकी वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं 18th वाले क्वेश्चन पर। तो ये है आपका 18th क्वेश्चन। अब 18th वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको डोमेन निकालना है इसका फंक्शन का। तो पहले तो हमें ये पता है कंडीशंस क्या क्या होती हैं, कि पहले तो जो आपको कॉस इनवर्स के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो थीटा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो पहली जो कंडीशन होगी वो होगी x² - 5x + 6 बाई x² - 9, ये आपका लाई करेगा -1 और 1 के बीच में। और दूसरा जो दूसरी कंडीशन होगी वो होगी आपकी x² - 3x + 2 इज ग्रेटर देन 0। अब x² - 3x + 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये अगर मैं लिखूंगा तो जो इजी चीज़ है पहले वो कर लेते हैं। तो इफ x² - 3x + 2 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² - 2x - x + 2 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x × x - 2 - 1 × x - 2 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x - 1 × x
-2 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि आपका जो फंक्शन है ये अगर हम इसको नंबर वैल्यू पर प्लॉट करते हैं 1 2 तो ऐसा जाएगा। और अगर वेवी कर्व मेथड से अगर हम देखें तो हमारा जो x होगा वो बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से लेके 1 तक, 1 नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी तक, 2 नॉट इंक्लूडेड। तो पहला तो सॉल्यूशन आपका ये आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 2 इन्फिनिटी सब में है, -इन्फिनिटी से लेके 1 तक एक ए वाले ऑप्शन में आ रहा है, पर -1/2 ये सी और डी भी हो सकते हैं, बी तो हो ही नहीं, बी नहीं हो सकता क्योंकि बी में ये वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो बी में यहीं से एलिमिनेट कर सकता हूँ। अब मेरे ए सी और डी हो सकते हैं, और अगर मुझे मोस्ट प्रोबेबल आंसर डी लग रहा है क्योंकि मेरे पास अलग वैल्यूज आएंगी। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मैं पहली वाली कंडीशन लेता हूँ कि x² - 5x + 6 बाई x² - 9 इज लेस देन और इक्वल टू 1, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन जो है मेरी क्या है, वो है x² - 5x + 6 बाई x² - 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं इसको लूँ तो x² - 5x + 6 माइनस x² + 9 अपॉन x² - 9 विल बी योर लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि x², इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि -5x + 15 बाई x - 3 इंटू x + 3 लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि -5 अगर आप बाहर निकालेंगे तो -5 इंटू x - 3 बाई x - 3 इंटू x + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन आई है। तो इससे मेरे पास कंडीशन क्या आ रही है कि ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5/x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x कैनॉट बी इक्वल टू -3। पहली कंडीशन मेरी यहां से ये आ रही है, ठीक है। इससे भी कुछ नहीं निकला तो इसका मतलब मेरा अगर देखें तो ए आंसर भी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि -3 है। अब मेरा शक बहुत क्लैरिटी में बदलता जा रहा है। अगर मुझे आप यहाँ से बोलें कि सर आप राइट ऑप्शन टिक कर दो, तो मैं यहाँ से टिक करके भाग जाऊंगा। मेरा कौन सा ऑप्शन टिक करूंगा, मैं डी ऑप्शन टिक करूंगा, क्योंकि डी में ये आप समझ जाओगे क्यों टिक कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ जब से सॉल्व करूंगा ना मैं, तो मेरे पास ये रूट्स भी आएंगे, सिर्फ एक वैल्यू नहीं आएंगी, मेरे पास यहाँ पर मिनिमम मोर देन 1 वैल्यू आएगी, जो कि मुझे अगर एक -1/2 भी देती है तो एक और वैल्यू देगी। अब वो वैल्यू जो है ना इन दोनों में से एक हो सकती है, तो इसलिए मैं करेक्ट आंसर डी टिक करूंगा और भाग जाऊंगा अगर मेरे पास टाइम कम है तो। देखते हैं कैसे क्या करते हैं, क्या होगा, इसका आंसर क्या आता है, पूरा सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर ही मैं सॉल्व करके निकल जाऊंगा अगर मेरा आंसर यहाँ पर डी टिक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली डी होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि इसको सॉल्व करते हैं, x² - 5x + 6 प्लस x² - 9 अपॉन x² - 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या होगा आपके पास 2x² - 5x - 3 अपॉन x² - 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा कि तो 2x² को सॉल्व करते हैं, 2x² - 5x - 3, तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे, 2x² - 6x + x - 3 इक्वल टू 0, यानी कि 2x इंटू x - 3 प्लस 1 इंटू x - 3 इक्वल टू 0। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ना x इज इक्वल 2x + 1 इंटू x - 3 बाई x - 3 इंटू x + 3, यहाँ पर एक चीज आ रही है। तो यानी कि क्या होना चाहिए, यहाँ से आपके पास एक चीज ये आ रही है कि x -3 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आ गया x मस्ट नॉट बी इक्वल टू -3। दूसरा x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -12।
तो आपके पास यहाँ से एक सॉल्यूशन आएगा ये, तो ये मेरे पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि ये क्वेश्चन जो है ना अभी भी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अब आप यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर आप गलत ऑप्शन टिक कर देंगे। यहाँ पर एक और कंडीशन जो आपने जो हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं की है, एक कंडीशन तो ये इंक्लूड की थी, एक और कंडीशन जो इंक्लूड करनी यहाँ पर बच गई है वो है कि एक तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 जो है ना, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1, ये भी एक कंडीशन होनी चाहिए। तो इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो ये भी एक कंडीशन होगी, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 1 हो जाता है लॉग के अंदर तो ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। अब जो तीसरी वैल्यू कंडीशन है ये मैं पुट करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x+1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस ये 3 प्लस और माइनस रूट ओवर b² - 4ac/2 आएगा, यानी कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 3 प्लस और माइनस √5/2, यानी कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 3 प्लस √5/2 एंड सिमिलरली x कैन नॉट बी इक्वल टू 3 माइनस √5/2। तो इसका मतलब अब आपको पता चल गया होगा कि ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस जो आपके हो सकते हैं ये होंगे। तो इसीलिए मैंने आपको ये बोला था कि मेरे जो मोस्ट प्रिडिक्टेबल आंसर होना चाहिए ना वो डी होना चाहिए। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसके बेस पे आप डोमेन डिसाइड करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा डी। इसलिए तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन को आपको ना क्या करना होता है, प्रिडिक्ट करना होता है। एक लेवल के बाद आप प्रिडिक्ट कर लेते हो कि ये आंसर होगा, तो उससे आप जल्दी टिक कर सकते हो, नहीं तो भाई क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दिस क्वेश्चन इज लेट s इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू -π and π, they both are included but plus and minus π/2 are not included। अच्छा, साइन थीटा टेन थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो t+ns पूछा है हमसे, अच्छा दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं, मतलब पहले तो हमें s को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि टेन थीटा साइन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस साइन टू थीटा इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर अगर मैं टेन थीटा कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा साइन थीटा +1 माइनस ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ ये टेन थीटा बन जाएगा, यानी कि अब मैं टेन थीटा पूरे से कॉमन ले सकता हूँ। तो टेन थीटा इंटू साइन थीटा +1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यानी कि ये क्या हो गया, टेन थीटा इंटू साइन थीटा +1 माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक कंडीशन आई आपकी टेन थीटा इज इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन क्या आई 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू, यानी कि दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा -1 इक्वल टू 0, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा +1 -1 इंटू साइन थीटा +1 इक्वल टू 0, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू आपकी 2 आ गई, दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड -1। अब ये तीन वैल्यूज आई हैं टेन थीटा इक्वल टू 0, तो इसमें से इन्होंने पहले ही बोला हुआ है कि थीटा की वैल्यू π/2 नहीं हो सकती, और साइन प्लस π/2 भी नहीं हो सकती, और माइनस π/2 भी नहीं हो सकती, ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हमारी वैल्यू -1 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू है ऑल पॉसिबल वैल्यूज हैं वो होंगी टेन थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। क्लियर।
तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इससे आपके पास कौन कौन सी वैल्यू आती है, थीटा की वैल्यू आती है आपकी एक तो 0, पाई और -पाई, और अगर आप देखें तो एक 30 डिग्री हो जाएगी, मतलब 30 डिग्री पाई/3। हाँ, तो वो tan थीटा के लिए भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, तो -पाई से पाई के बीच में है, यानी कि एक तो हो जाएगी आपकी -पाई/6 और एक वैल्यू हो जाएगी आपकी -पाई/6। ठीक है, तो ये आपकी 5 वैल्यू आई है। तो ये आपका एक्चुअली में आंसर है, ये थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपने एन ऑफ एस की वैल्यू तो निकाल ली, तो एन ऑफ एस की वैल्यू है आपकी 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका एक आंसर हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें कि जब t की वैल्यू निकालेंगे तो t की वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू सिग्मा कॉस टू थीटा है, यानी कि आपको सभी कॉस थीटा की वैल्यू को ऐड करना है। यानी कि कॉस ऑफ 0 डिग्री प्लस कॉस 2 पाई प्लस कॉस ऑफ -2 पाई हो जाएगा, प्लस कॉस ऑफ -2 पाई/6, प्लस कॉस ऑफ -5 पाई/6 इंटू 2। अब ये देखेंगे कि अब ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, cos -2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, और cos 2 पाई/6 पाई/3 होता है 60 डिग्री। दिस इज 1/2 एंड दिस इज ऑल्सो 1/2। तो यानी कि आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/2 इज 1, तो यानी टोटल वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। टी की वैल्यू आपके पास 4 आई है और एन ऑफ एस की वैल्यू आपके पास 5 आई है। तो आपके पास एक्चुअली में टी प्लस एन ऑफ एस पूछा है, तो टी प्लस एन ऑफ एस विल बी इक्वल टू 4 + 5 विच इज इक्वल टू 9। तो 9 इज योर आंसर। तो यहाँ पर आपके पास 9 आंसर होना चाहिए, तो बी शुड बी योर आंसर। ये आपका 19th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं 20th क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर तो सिर्फ आपको टोटोलॉजी देखनी है ना, वेरीफाई करना है बस। नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर डेल्टा। अब पहली चॉइस है मतलब डेल्टा की वैल्यू अगर मैंने ये रखा है, तो यहाँ पर इसके पास क्या होगा कि पी क्यू दिस इज इक्वल टू ये है ना। तो अगर आप देखें कि जब P एंड Q ट्रू हैं, जब ये वाली चीज ट्रू है, तो ये तो कभी ट्रू हो नहीं सकती, क्योंकि P और Q, P एंड Q जब ये ट्रू है, तो सपोज मैंने P भी ट्रू लिया, Q भी ट्रू लिया, दोनों ट्रू है, तो इसका मतलब Q ये जो है ये फॉल्स हो जाएगा। अब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये फॉल्स होगा, पूरा टोटल फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो इसका केस में क्या होगा कि ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये फॉल्स होगा और ये ट्रू होगा, इनका कॉमन फॉल्स हो जाएगा, तो फॉल्स यूनियन फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। यानी कि जब ये ट्रू होता है तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, यानी कि दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो नॉट पॉसिबल है, तो ये वाली चॉइस नहीं हो सकती। अब दूसरी वाली चॉइस पे आते हैं। दूसरी वाली चॉइस आपकी अगर डेल्टा इज इक्वल टू दिस है, तो यहाँ पर इसके केस में क्या होगा कि P इक्वल टू योर P फॉल्स Q ये। अब इसमें देखते हैं, अगर P और Q दोनों ट्रू हैं, ये ट्रू है ना, तो अब इसमें क्या है, अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है ना, ये फॉल्स है, ये Q भी ट्रू था, तो Q फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू यूनियन फॉल्स, तो ये तो ट्रू ही हो जाएगा। और ये भी क्या होगा, ये अगर फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू यूनियन ट्रू ट्रू हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब ये तो करेक्ट है। तो इसका मतलब ये वाली चीज पॉसिबल है। अब थर्ड वाले ऑप्शन पे आते हैं, जब डेल्टा इज इक्वल टू आपके पास क्या है, इफ ओनली ये।
अब इसके केस में क्या होगा कि आपकी जो बनेगी, ये सिंबल बनेंगे, ये बनेंगे ऐसे, ऐसा। अब इसके केस में आपको पता है कि जब भी हमारे पास ऐसा होता है तो जो इफ ओनली के जो पीछे वाला जो सिंबल होता है, ये इसको हम चेंज कर देते हैं तो ये यूनियन बन जाता है, ये दिस बिकम्स फॉल्स पी यूनियन। तो ये वाली चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी इफ ओनली क्यू, मतलब दिस, तो दिस कैन बी रिटन एज, ये वाली जो चीज होगी ये कैन बी रिटन एज फॉल्स पी यूनियन फॉल्स क्यू यूनियन पी क्यू। अब यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे ना तो ये है फॉल्स, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है ना, तो ये इसका यूनियन फॉल्स होगा। अब ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है, यानी कि ये ट्रू होगा, और इन दोनों का यूनियन ट्रू होगा, यानी कि ये जो अगर पी इस, अगर ये आप देखते हैं, इसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा फॉल्स पी यूनियन क्यू, यानी कि ये आपका फॉल्स है, ये ट्रू है, तो इसका यूनियन होगा वो ट्रू होगा, और इन दोनों का जो यूनियन होगा ये भी आपका ट्रू ही होगा। तो इसका मतलब ये तो वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब जब लेफ्ट वाला ट्रू है तो ये वाला भी ट्रू हो रहा है, तो इसका मतलब दिस इज पॉसिबल। ठीक है, थर्ड वाला पॉसिबल है। इसमें ना ये वाली चीज को आप मार्क कर लेना, इसको हम ऐसे चेंज कर लेते हैं। अब चलते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन पे। फोर्थ वाला ऑप्शन है इफ एंड ओनली इफ वाला। तो यानी कि इफ, अगर हमने ये वाला ऑप्शन लिया तो इसके केस में आपकी जो आइडेंटिटी, ये जो चीज बनेगी ये क्या होगी, इफ एंड ओनली क्यू, इफ पी इफ एंड ओनली इफ माइनस क्यू, मतलब ये फॉल्स क्यू, और यूनियन क्यू, ये। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप देखेंगे ना कि ये ट्रू है, मतलब ये ट्रू है इफ दिस इज फॉल्स। अब यहाँ पर क्या होता है, P अगर P एग्जिस्ट कर रहा है, इफ एंड ओनली इफ Q एग्जिस्ट कर रहा है, ये इसका मीनिंग है, यानी कि अगर P ट्रू होता है तो ये तभी हो सकता है जब Q भी ट्रू हो, है ना। इसके लिए Q को होना ट्रू है, तो ये वाली चीज तब पॉसिबल होगी। लेकिन इस वाले केस में देखेंगे आप तो ये चीज, ये क्या होती है, ये फॉल्स होती है। तो ये P कब ट्रू होगा, जब इफ एंड ओनली इफ दिस दिस इज फॉल्स, ये वाली चीज फॉल्स होगी, तो यानी कि ये वाली चीज फॉल्स हो जाएगी। सिमिलरली ये भी फॉल्स हो जाएगी, और इन दोनों का जो यूनियन होगा वो भी फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू है और ये फॉल्स हो जाएगा, तो यानी कि ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है, कि दिस इज नॉट पॉसिबल। तो उसके केस में क्या होगा कि आपके पास सिर्फ जो सिंबल्स जो आप यहाँ पर रख सकते हैं, वो सिंबल्स सिर्फ कुछ कौन कौन से रख सकते हैं, एक तो ये बी वाला सिंबल रख सकते हैं आप, ये वाला रख सकते हैं, ये नहीं रख सकते। तो ऑल द पॉसिबल चॉइसेस जो हैं सिर्फ आपके पास दो हैं। तो ये वाला केस हो गया। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसके लिए ये क्या है ना, इसके लिए आपको टेबल समझनी पड़ेगी। ये जो क्या होता है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, ये नॉट, ये मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, और फॉल्सिफाई करना चीज़ों को, और ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लोगे। बस इसमें एक ही चीज़ है, ये जो थर्ड में जो मैंने ये चीज़ यूज़ की है ना, पी इफ ओनली, इसको हम फॉल्स फॉल्स पी यूनियन लिख देते हैं। ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ये मेमोराइज कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा है नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। तो आपके 20 तक क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो चुके हैं। अब इसके बाद जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो अगर मैंने सॉल्व किए तो ये वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैं आपको ये 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करके दे रहा हूँ, और फिर उसके बाद इसको आप देख सकते हो। इसका PDF भी आपको इस लिंक के नीचे मिल जाएगा। और जो बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके डाल दूंगा, जिसका पार्ट 3 में, वो आप देख लेना। आज शाम को नहीं तो कल मॉर्निंग में डाल दूंगा। और फिर उसके बाद फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सब क्वेश्चंस को आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो इसको आप देखो, अच्छे से समझो इसमें कौन से कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं
थोड़ा आप लोगों के लिए थोड़ा स्लोली सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, जिससे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए और उनको आप अच्छे से मतलब नेक्स्ट एग्जामिनेशन में अप्लाई कर पाएँ। अगर जल्दी जल्दी पूरा सॉल्व कर दिया जाएगा तो वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो कॉन्सेप्ट भी इसमें समझना जरूरी है। तो इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, वो जल्दी जल्दी मैं आपको कल या फिर नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, तो आप इसको देखते रहिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। अगर आपको कोई भी चीज़ तरह का डाउट आता है तो आप मुझसे आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। और अगर और इसका जो पीडीएफ लिंक है, इसका पीडीएफ लिंक आपको नीचे ही मिल जाएगा, वो नीचे भी आप अगर अपने रिवीजन के लिए देखना चाहते हैं कोई कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया गया है, तो वो आप देख सकते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।